Hello students, welcome to MS classes. Today we are going to study chemistry and we are going to start with chapter number 4, chemical kinetics. This is lecture number 1 of chemical kinetics and आज हम start करने जा रहे हैं the very first lecture and we are going to start with the very concept of chemical kinetics and then we'll move on further to the numerical sections and the order of reaction and further. ठीक है, तो सबसे पहले द मोस्ट बेसिक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं वो होता है केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो पूरी केमिस्ट्री है वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है. अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो तो केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं. तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना होता है? हमको केमिकल रिएक्शन में 3 चीजें पढ़नी होती है. सबसे पहले फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या ये रिएक्शन होगा भी कि नहीं होगा. अगर मैं 2 सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स कर रहा हूं तो क्या इससे कोई रिएक्शन होगा, वो बताती है हमको थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज थर्मोडायनेमिक्स, जो हमको बताती है कि फीजिबल है कि नहीं रिएक्शन. ठीक है, फीजिबिलिटी कैसे चेक करते थे हम? क्लास 11th का कंसेप्ट आपको याद होगा, गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इफ लेस देन 0 देन रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये ए और बी है, ये सी और डी है, ये रिएक्टेंट साइड बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट साइड बोलते हैं. केमिकल रिएक्शन है, आप कोई न्यू नहीं है इन चीजों के लिए. ठीक है, तो नंबर 1 जो क्राइटेरिया है थर्मोडायनेमिक्स का, गिव्स फ्री एनर्जी, ये हम क्लास 11th में देख चुके हैं. नंबर 2 इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और वेस्टेज कितनी होगी. ठीक है, कितना रिएक्टेंट्स बिना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए ही रह जाएगा. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम. कि इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. कुछ रिएक्शंस होते हैं कि उनका इक्विलिब्रियम बड़ी जल्दी आ जाता है, तो उसमें हम और रिएजेंट्स डाल के, जिसको हम बोलते थे ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, उसको हम इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते थे और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते थे. ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with extent of reaction is known as equilibrium. ठीक है, जो कि क्या देखती थी? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग. ठीक है, आपने उसमें अल्फा पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ऑल. ठीक है, नेक्स्ट फाइनल जो आज का हमारा चैप्टर है वो है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी जल्दी जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स. काइनेटिक्स आपने सुनी होगी, आपके पास गाड़ी आपने सुनी होगी काइनेटिक होंडा. ठीक है, तो काइनेटिक मींस जो उसका मूवमेंट है, केमिकल्स का मूवमेंट, उसके रेट की स्टडी जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, तो जितने ज्यादा, ये तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा ए और बी का मूवमेंट होएगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज्यादा रेट होएगा. ठीक है, हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की. ठीक है, ए और बी के मूवमेंट की नहीं, हम बात कर रहे हैं ए और बी के कन्वर्जन टू सी और डी में. ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, क्या आप रस्टिंग ऑफ आयरन देख सकते हैं? क्या आपके घर के बाहर जो मेटालिक वायर्स होती हैं उसको आप जंग खाते हुए देख सकते हैं? दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो रिएक्शन. ठीक है, उसमें अपन बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. ठीक है, जो फायरवर्क्स होते हैं, रॉकेट चलाते हैं, उसमें क्या होता है? विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, उसमें क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, और आपने केमिस्ट्री में जो सॉल्ट एनालिसिस किया होगा उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट में जैसे ही सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो क्या होता है? तुरंत आपको सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है. वो रिएक्शन भी फास्ट रिएक्शन है. ठीक है, ये कैसा रिएक्शन हुआ? प्रेसिपिटेशन अपन लोग को सिल्वर क्लोराइड की मिली और हमको पता चल गया कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली बेसिकली द आइडिया कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या. केमिकल काइनेटिक्स आपको बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. कि रिएक्शन बहुत तेज है जैसे बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्या रिएक्शन बहुत स्लो है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, या कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, जैसे कोयले की खदानों में कितने साल दबे रहने के बाद डायमंड बनता है. ठीक है, तो जनरेशंस ऑफ जनरेशंस निकल जाती हैं तब जाके डायमंड बनता है. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्लो प्रोसेस. ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स फटाक से हो जाता है. और लास्ट में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट. सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो तुरंत सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है. दैट कुड बी सीन थ्रू
विदाउट विद द हेल्प ऑफ एनी ऑगमेंटेशन। हमको कोई भी और सहायता की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनते हुए। ठीक है, तो अब हम जो ये रेट है, अब सारी बात आ जाती है मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिकली इस रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो अब हम देखते हैं आगे। सो नाउ स्टार्टिंग विद द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यही एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो कम होती जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स है वो खपते जाएंगे, प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने चिप्स बनाने हैं तो आलू आप यूज करोगे, तो जैसे जैसे चिप्स बनते जाएंगे आलू कम होते जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स हमेशा कम होंगे, प्रोडक्ट हमेशा बनेंगे, यही है। लेकिन ये कितनी जल्दी हो पा रहा है? क्या आप हाथों से चिप्स बना रहे हो, क्या आपने मशीन लगा के चिप्स बनाए? दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैसा रेट होगा, कितना तेज रिएक्शन होगा, दैट विल डिसाइड कि आप क्या ऑगमेंट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि एट, ये जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं इसका मतलब है हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज डिनोटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपको पता होगा? कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स अपॉन लीटर्स। फिर अगर हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली एट टाइम टी आई, मतलब एक टाइम है टी आई जहां से हमने नोटिस करना स्टार्ट किया, उस टाइम पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो थी वो R1 थी। ठीक है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो थी वो P1 थी। हमने किसी बीच टाइम में देखा, आप थोड़े से चिप्स बना चुके थे, उस टाइम पे जो हमारे पास आलू थे उनके रिएक्टेंट्स, उनकी कितनी थी कॉन्सेंट्रेशन? R1, और चिप्स की कितनी थी? P1 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एट टी फाइनल, टी इक्वल्स टू टी फाइनल, मतलब कुछ समय बाद हमने जब दोबारा से आए कॉन्सेंट्रेशन लेने, आपकी प्रोग्रेस देखने, तो आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स और आलू थे दैट वाज R2 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड प्रोडक्ट वाज P2 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स बनता जाएगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन जो होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होगी। ठीक है, वो सेम, अगर मान लीजिए सेम होगी तो मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब रेट 0 है। अगर कुछ हो रहा है तो वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हम किसी भी क्वांटिटी, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अभी आर भूल जाइए, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं इसका मतलब चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहीं पे भी अगर रेट आता है इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? टाइम। ठीक है, अभी हम यहां बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो कभी भी चेंज कैसा होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कभी भी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा प्रोग्रेस रिपोर्ट में जब बात करते हैं तो बोलते हैं अभी आपके नंबर कम आए हैं, इनिशियली आपके नंबर इतने थे, या अभी आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, इनिशियली आपके नंबर कम थे। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, पुराने से कंपेयर करते हैं नए को। ठीक है, तो वेक्टर्स में भी हम यही करते हैं, जब भी हमको वेक्टर निकालना होता है, आर ए बी निकालना होता है, तो आर बी माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करते हैं। तो डेल्टा, अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट्स, तो वो क्या होगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो R2 माइनस R1 अपॉन टी एफ माइनस T1। ठीक है, टी आई। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा आर, डेल्टा हम कभी भी लिखते हैं चेंज के लिए, डेल्टा डिनोट्स चेंज। ठीक है, ये हमारी मैथमेटिक्स का पार्ट है। एंड टी एफ माइनस टी आई इज डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज है। ये रेट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की ये प्रोसेस हो क्या रही है, क्योंकि मैथमेटिक्स को तो पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं।
आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है उसकी इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, ठीक है। हमको पता है कि ये रिएक्टेंट्स है, इस करके ये आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R2 वुड बी लेस देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R1। इसका मतलब ये आंसर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। तो क्योंकि रेट माइनस में कैसे डिफाइन करेंगे, रेट का मतलब क्या है, स्पीड। कोई बॉडी 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो आप समझ जाते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर से एक बॉडी जा रही है। अगर कोई बोलेगा कि -5 किलोमीटर पर आवर से कोई बॉडी जा रही है तो फिजिकल वर्ल्ड में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पीड के साथ वेलोसिटी भी है, अपन को पता है माइनस मतलब डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो रेट क्योंकि फिजिकल है तो इसमें नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है। तो अगर हमको पता है कि रिएक्टेंट्स है वो कम हो रहे हैं तो हम खुद से माइनस लगा देंगे, ठीक है, हम खुद से माइनस लगा देंगे ताकि आंसर प्लस आए, ठीक है, मैथ्स हमको कंफ्यूज ना करे। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर अब बोलेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब हमको खुद को पता है कि आर कम होएगा तो हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर वुड बी माइनस टाइम्स डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी प्रोडक्ट्स, तो क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना है P2, पी इनिशियल कितना है P1 डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस केस में पी फाइनल ज्यादा है, चिप्स आपके बाय द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा बनेंगे, इनिशियली चिप्स कम होंगे, तो आपको पता है कि आंसर प्लस ही आना है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी भी क्या होएगा, प्लस। यहां पे आपको कुछ भी कंपनसेटरी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना पड़ेगा। जस्ट इन द केस ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं और रेट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस में नेगेटिव लगाएंगे। जो भी हम कॉम्पिटिशन करेंगे केमिस्ट्री में वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का करेंगे एंड रेट ऑफ अपीयरेंस का करेंगे, ठीक है। जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर है वो ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी होगा। जितने जल्दी जल्दी आप आलू प्रोसेस करोगे उतने ही जल्दी जल्दी चिप्स बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आलू प्रोसेस हो रहे हैं लेकिन चिप्स नहीं बन रहे, ऐसा पॉसिबल है नहीं, बीच में कहीं गायब तो हो नहीं रहे। तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर है दैट वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी प्रोडक्ट्स। तो यहां क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमको पता है कि ये एक नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए खुद से नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, ओके, सो नाउ वील सी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी था। ये डेल्टा आर क्या था, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि ये रिएक्टेंट्स था तो मैं माइनस भी लिख सकता हूं। अगर मैं प्रोडक्ट्स के लिए लिखूं तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन यूनिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट क्या बनेगी, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं अच्छे से आता है पोलैरिटी, ये सॉल्यूशंस का कंसेप्ट है, अगर ये आपको अच्छे से नहीं क्लियर है तो आप हमारा सॉल्यूशंस का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसके वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट आर सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर द वेरियस कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर्स। वहां पर हमने मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन जैसी सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, दैट इज मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम। तो मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम, टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकेंड्स, SI यूनिट इज सेकेंड्स, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड वुड बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट वुड बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक रिएक्शन की, उसमें हम एक फिजिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम रेट्स लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये Hg क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है।
मर्क्यूरी इज ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी प्लस क्लोरीन गैस गिव्स HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है. मर्क्यूरी क्लोराइड इज सॉलिड, ठीक है. तो हमने इसके स्टेट्स भी लिखे हैं साइड में, और ये हमने उनके केमिकल रिएक्शन लिखा है. तो ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम विद अ माइनस साइन, क्योंकि हमको पता है ये चेंज क्या है, नेगेटिव है, इक्वल्स टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय टाइम विद अ माइनस साइन, बिकॉज अगेन ये रिएक्टेंट है. और rate of reaction could be change in concentration of mercury chloride divided by time with a positive time sign, because this is a product, ठीक है. So this would give us the rate of reaction of this reaction. हमको किसी की भी, तीनों की भी जरूरत नहीं है, किसी एक की at any given time and after some time or after few seconds, हमको वो time के बाद फिर से concentration बस मिल जाए, हम उनको subtract करके डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस कर देंगे तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है, हम उसमें माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है. तो ये कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेशंस इनिशियल और फाइनल मिलती हैं, ठीक है. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ड्यूरेशन. तो ये क्या आती है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मेरे को तुरंत जानना है कि तुरंत में किस रेट से ये मर्क्यूरी क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को इंस्टेंटेनियस चाहिए. इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत छोटा हो, टेंडिंग टू जीरो हो, ठीक है. मतलब है बिल्कुल जैसे एक t इक्वल्स टू 0 पर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली और t इक्वल्स टू 0.01 या 001 पर मैंने दोबारा से कॉन्सेंट्रेशन ली. जो टाइम लैग है वो बस इतना सा है, ठीक है. t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0.001, इतने से टाइम लैग को अपन बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो. तुरंत हम कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे हैं सेम सब्सटेंस की. मर्क्यूरी की t इक्वल्स टू 0 पे कुछ थी, t इक्वल्स टू 0.001 पे कुछ थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड बाय इतना सा टाइम डिफरेंस किया, तो हमको क्या आया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट वेरी इंस्टेंट. उसके लिए हमने क्या किया? डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही कम करी, ठीक है. दैट विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब हमको इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, माइनस साइन वही रहेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और यहां पर भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम. अ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन इसका देखते हैं. ओके, सो नाउ वी विल सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी कई दफे आपको ग्राफ बनाने के लिए आता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, JEE मेंस में, नीट में आपको ये सारे ग्राफ्स के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं और उसमें आपको बताना होता है विच वन इज द करेक्ट ग्राफ. तो अगर आपने ग्राफ को अच्छे से एनालाइज नहीं किया होगा, अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. और ये बहुत ईजी मार्क्स है, ये बहुत ईजी मार्क्स आप वहां पर गलत कराएंगे. तो इसको बड़े अच्छे से समझते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे होती है, ठीक है. तो मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है. वाई एक्सिस में मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मार्क करे हैं और एक्स एक्सिस में मैंने टाइम मार्क किया हुआ है, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन इसलिए मैंने इसको बार ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है. ये हमारे पास रिएक्टेंट्स की हमेशा एक इनिशियल गिवन अमाउंट होगी कि मेरे पास इतने रिएक्टेंट्स थे, मेरे पास भाई 10 किलो आलू थे, उसको मेरे चिप्स बनाने, तो मेरे पास एक जो अमाउंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है वो तो फिक्स्ड होगी. जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होएगा, मतलब टाइम आगे बढ़ेगा, तो जो रिएक्टेंट्स है वो R0 अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे और आगे जाके वो कभी 0 भी हो जाएंगे, सारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी इक्विलिब्रियम.
अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम बिल्कुल एंड तक नहीं आता, ठीक है, थोड़ा सा रिएक्टेंट्स बच जाता है, तो इसका मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा ग्राफ। इक्विलिब्रियम आप समझ रहे हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर एक्सटेंट है, मान लीजिए आर को पी बनना है, ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम और मेरे पास है 20 ग्राम्स ये था और इनिशियली 0 था, पता चले इक्विलिब्रियम आ गया 18 ग्राम्स पर, तब तक ये कितना बन गया होगा? 2 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ग्राम्स प्रोडक्ट बना और 18 ग्राम्स रिएक्टेंट्स यूज होने पर ही इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब बिग चंक ऑफ रिएक्टेंट्स हैज बीन लेफ्ट अनयूज्ड, ठीक है। या तो ये केस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है कि सिर्फ 2 ग्राम्स लास्ट में बचे और यहां पर 18 ग्राम्स प्रोडक्ट बन जाए। इसका मतलब 18 ग्राम्स जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और 2 ग्राम्स बच गया, यहां पर आके इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन फर्दर स्टॉप हो गया, ठीक है। तो हो सकता है वो आगे जाके एट टी इक्वल्स टू इन्फानाइट, हम मानते हैं कि इन्फानाइट टाइम में जाके वो इक्वल टू 0 होगा, तो हम यहाँ पे इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाते हैं, कभी भी टच नहीं करते, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स के केस में प्रोडक्ट्स इनिशियली 0 होता है, यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर टाइम है, तो प्रोडक्ट्स इनिशियली 0 होता है, जैसे ही टाइम बढ़ता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा वो श्योर नहीं होता, इस करके हम कभी भी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को ग्राफ टच नहीं करते, हमेशा यहाँ पर गैप छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ग्राफ में यहाँ पे गैप छोड़े हुए हैं इनकी सिग्निफिकेंस है, आप इसको लाके टच नहीं करवा देंगे इससे कि रिएक्टेंट्स 0 हो गए, ठीक है, बिकॉज हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े हुए हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस दिया हुआ हो कि पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो गया, ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड ऐसे हो तभी आप ये ग्राफ को यहां नीचे टच कराएंगे, ओके। अब ये ग्राफ में, ठीक है, अगर मेरे को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक टाइम लूंगा टी आई, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा टी आई, और उसके बाद एक दूसरा टाइम लूंगा टी एफ, ठीक है। टी आई पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी यहां पर और टी फाइनल पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो यहां पर मार्क्ड है, ठीक है। ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है डेल्टा आर, ठीक है, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, ये चेंज इन टाइम है। अगर मैं ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेड मुझे बोलना चाहिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ये जो टाइम है ये काफी सिग्निफिकेंट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेल्टा टी। और हम देखेंगे कि टी इनिशियल पर जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो ये थी, टी फाइनल पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये है, मतलब रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, इसका मतलब रेट जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी होगा, जो कि हम करते हैं, जो कि हम एवरेज लिखते हैं, माइनस टाइम्स डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए अगर मुझे मान लीजिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी को 0 करना पड़ेगा, मतलब टी फाइनल और टी इनिशियल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बहुत कम गैप है, बहुत कम गैप मतलब टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 मतलब स्लोप, ठीक है। कभी भी इंस्टेंटेनियस आता है तो इसका मतलब होता है स्लोप एट दैट वेरी पॉइंट। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए एट टी, एट एनी टाइम टी, तो वो क्या होगा, स्लोप ऑफ द कर्व एट टी इक्वल्स टू दिस टाइम टी, ठीक है। अब स्लोप क्या होती है, स्लोप हमने पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स में, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस क्या है, डी आर, एंड चेंज इन एक्स एक्सिस क्या है, डी टी, ठीक है। ये अब हमने डिफरेंशिएशन के टर्म्स उठा लिए, ठीक है। डी वाई बाय स्लोप वैसे क्या होती है, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, यही होती है स्लोप। तो रेट ऑफ रिएक्शन करना है, क्योंकि ये स्लोप हमको पता है, ये दिख रही है, ये इस पॉइंट पे ये स्लोप है, ठीक है, टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो स्लोप आ जाती है। अब इसका एक्स एक्सिस से जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, टैन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, टैन थीटा होती है स्लोप, टैन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, नेगेटिव,
तो ये नेगेटिव स्लोप है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो इस करके खुद से नेगेटिव लिख देंगे। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में देखेंगे, वही बात है। अगर मान लीजिए किसी दो टाइम पर मैं लूं, ये हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है, और यहां पर इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है प्रोडक्ट की, फाइनली कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी, क्या आ जाएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मान लीजिए मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा टी को होना पड़ेगा 0, टेंडिंग टू 0, इसका मतलब स्लोप एट पॉइंट टी। स्लोप एट पॉइंट टी क्या होगा, डी पी नॉट अपॉन डी पी नॉट हटा देंगे क्योंकि पी नॉट इज दी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो डीपी अपॉन डी टी, ये क्या होगी, स्लोप ऑफ ग्राफ एट दैट वेरी पॉइंट टी इक्वल्स टू स्मॉल टी। अब ये जो स्लोप है ये हमको दिख रही है पॉजिटिव है, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ एक एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये दिख रहा है ये एक्यूट एंगल बना रही है, तो tan ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू पॉजिटिव टाइम्स ऑफ स्लोप। ठीक है, जो ग्राफ की स्लोप है वो पॉजिटिव टाइम्स ही रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो इसमें अब हमने अभी तक कुछ भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसिडर नहीं किया है। अब हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखते हैं क्या होते हैं। So now we are going to discuss about the stoichiometric coefficients, ठीक है, and how they affect the rate of reaction। तो stoichiometric coefficients में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको जो केमिकल रिएक्शन चाहिए वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए। तो the balanced chemical equation is the one in which the number of moles of any constituent is same as that on the reactant as well as on the product side। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें HI is becoming हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। ठीक है, तो यहां पर 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन बनाने के लिए हमको 2 मोल ऑफ HI गैस चाहिए, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब कोई रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमसे पूछेगा फ्रॉम द प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव तो हम क्या बोलेंगे, D या इसका हम बोलेंगे डेल्टा चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T और चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि HI के रिस्पेक्ट में बताइए तो मैं सिर्फ अगर ये बोल दूं डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा टी, तो वो गलत होगा। वो गलत क्यों होगा, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन है उसके 1 मोल के फॉर्मेशन के लिए हमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड लग रहे हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंजम्पशन रेट है, डिसअपियरेंस रेट है, वो एक प्रकार से ज्यादा है देन द अपीयरेंस रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जल्दी से कंज्यूम हो रहा है लेकिन ये 1 ही मोल से बढ़ रहा है, ये 2 मोल हर टाइम रिड्यूस हो रहे हैं लेकिन ये 1 ही मोल बन रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी के लिए कुछ आएगा और किसी के लिए कुछ आएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरे रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI वो 2 है एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 वो 1 है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1/2 टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा टी विद अ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों आएगा, बिकॉज ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो आप याद रखने से ये कर सकते हैं कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सारी जो जितने भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स हैं उनको हम उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यहां पर 1 1 है इसलिए यहां पर 1 1 आया। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स लिखेंगे। यहां पर है 5 ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, एक्वस स्टेट में ये पानी के अंदर है तो ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में रहेगा, प्लस BrO3 एक्वस आयंस, ये भी आयंस है, प्लस H+ आयंस। ठीक है, टू गिव 3 ब्रोमीन प्लस 3 H2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, यहां पर ब्रोमीन कितने हैं, 5 + 1 6, और यहां पर कितने हैं, 6। यहां पर ऑक्सीजन कितने, 3, और वहां पर कितने हैं, 3।
यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने 6। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है और ये 5 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 6 3 3 ये क्या कहलाएंगे इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, जो भी इनके रेट ऑफ चेंज ऑफ अपीयरेंस है या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसअपीयरेंस है डिवाइडेड बाय द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलोंग विद द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो हमको क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ब्रोमाइड आयन के केस में क्या होगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और उसको 1/5 से डिवाइड कर देंगे। BrO3 माइनस में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए वो एज सच ही आएगा विद अ माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट है। हाइड्रोनियम आयन H+ आयंस के लिए 1/6 डेल्टा H कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम अपॉन चेंज इन टाइम, और ब्रोमीन के लिए 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन अपॉन डेल्टा टी, एंड वाटर के लिए 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे along with the sign depending on whether it's a reactant or whether it's a product. ठीक है, so this finishes our first lecture of chemical kinetics. Then in the next lecture we would be studying the various factors which affect the rate of a reaction. ठीक है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हमने बाकी सब्जेक्ट्स के, मैथ्स के और केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस के वीडियोस बनाए हैं, उनको भी जाकर देखिए। वो भी आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा, तुरंत उनको जाइए, देखिए, फायदा उठाइए और MS क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।